सुफियान सुलेमान मेमन, कहाँ पे है सुफियान सुलेमान मेमन? वो तस्वीर का स्टेज पर सुफियान सुलेमान मेमन को सर, इनको बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट मुंब्रा कला विधानसभा। सैयद साजिद मियान, अमीर मोहम्मद इलियास खान, ये कार्य मंदार प्रकाश कपूरे, मैं चाहता हूं कि पूरा बोलो उनका प्यारा नाम अपनी सैयद अध्यक्ष प्रभाग नंबर 37 आगे। हाँ बस सर बेटी बंद बहुत सर्टिफिकेट बोलो आ जाओ ना, सर्टिफिकेट लो अजय जी बस आप लगाइए ना। बबलू भाई के लिए दो तालियां, एक साथ तालियां। हाँ देखिए साहब इधर है। तालियां होने के समीर के लिए दोस्तों, तालियां कमजोर है आपकी। इसके बाद मन बाद में दे देंगे भाई साहब। मैं अब आवाज देता हूं महाराष्ट्र प्रदेश अवार्ड साहब, ये सबसे पुराना एरिया आपका है। अवार्ड साहब सबसे ज़्यादा पुराना एरिया आपका ये है, क्योंकि जब हमने पहला चुनाव लड़ा था तो सबसे बड़ी लड़ाई यहीं से शुरू हुई। आज यहाँ पर आप बहुत दिनों के बाद आए, मेरे ख्याल से रेलवे पटरी के ऊपर झोपड़ा हटाने के उसमें आए थे, उसके बाद अभी पहली मरतबा। तो हम लोग ज़्यादा ना बोलते हुए मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप थोड़ा समय दें और लोगों को मुंब्रा कोसा के जो नए डेवलपमेंट्स आने वाले हैं उसके ऊपर लोगों को बताएं। यही विनती मैं आपसे करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार माझ्या बहिणींनो, खूप दिवसानंतर कोरोनाच्या साथीनंतर एवढी गर्दी मला मुंब्र्यात पाहायला मिळते। एक खूपच कठीण काळ आपण 2 वर्ष अनुभवला। वो जमाना था जब हम सभी लोग, जमीन खान भाई साहब, बबलू शेरना, सभी कार्यकर्ता और संगठन के लोग खाना बांटने में लगे थे। मैं खुद आता था, खाने का बंटवारा देखता था। हर घर के घर में वो खाना पहुंचता है कि नहीं, वो भी हमने देखा था। पहली बार महाराष्ट्र में कम्युनिटी किचन में देखे, जिसमें खिचड़ी खरीदी थी और बाहर जाती थी। हर वार्ड में ये बना था। और यही करते करते मैं कोरोना का शिकार हो गया। ये तो ऊपर वाला का शुक्र है कि मैं आज आपके बीच में, वरना डॉक्टर ने जो
मेरी बीवी को बोल दिया था कि अब बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, हम दवाई देंगे लेकिन बचेंगे तो ऊपर वाले के हाथ से ही बचेंगे। पर वो जो खाना मैंने दिया था गरीबों के घर में, जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो दुआएं जो मुझे मिली थी वो काम कर गई और ऊपर वाले ने मुझे ऊपर से नीचे भेज दिया। ये गरीब की दुआएं बहुत काम आती हैं। हम राजनीति में इसीलिए आते कि गरीब के आंसू पोंछ सके। राजनीति में आके सिर्फ दादागिरी करना, झोपड़े बना के बेचना, गरीब को सताना, ये काम नहीं है। तुम जब राजनीति में आते हो तो इस शहर के आखिरी आदमी को, जहाँ धर्म सब बाजू में रख के, उस आखिरी आदमी को मदद करने की आपकी जब ताकत है, इसीलिए आपको राजनीति में खुदा ऊपर ले जाता है कि आदमी गरीबों को मदद करता है, इसको मदद करनी चाहिए। जब आपके यहाँ से एक कॉल आया, मैं बंबई में था, मुझे पहला कॉल शिवा ने किया था कि ऐसी ऐसी नोटिस आई है आपको, वो रेलवे की संतोष नगर में, बराबर है ना? संतोष नगर के लोग कहाँ हैं? इनको पहली नोटिस आई, और जिस दिन नोटिस आई उसके 3 घंटे में रात को 9, साढ़े 9 बजे में वहां पहुंच गया, बराबर है? और तभी से लेकर कल तक जब मेरे सामने रेलवे के भारत के मिनिस्टर बैठे थे, तभी भी मैंने उनको कहा, उनका नाम वैष्णव है, कि वैष्णव जी, मैं गृह निर्माण मंत्री हूँ, मेरी झोपड़पट्टी वासियों के लिए योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ इन झोपड़पट्टी वासियों को देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ संतोष नगर की बात नहीं है। वीटी से लेके कल्याण के आगे तक, टिटवाला, उल्लासनगर तक ऐसी कई झोपड़पट्टियां हैं जो रेलवे को लगते हैं। मैं बोला उनको निकालने के लिए आपको गोलियां चलानी पड़ेगी, और वो गोलियां झेलने के लिए पहले हम खड़े रहेंगे। हम आपको एक भी झोपड़ी तोड़ने नहीं देंगे। आपके पास बहुत जमीन है, रेलवे के पास करोड़ों एकड़, करोड़ों रुपये की जमीन है। कुछ जमीन इन झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दो, इनका भला करो, इनको घर दे दो, और बाद में तुमको जो करना है करो। ये कहने के बाद आज तो उन्होंने स्टे दे दिया है कि उसको रुकाएंगे। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी है कि मैं खुद आपके पास हमारी योजनाएं, हमारे अधिकारी लेके आता हूं और आपको योजना समझाता हूं, ताकि हर आदमी को सुरक्षित घर, जो उसका अधिकार है वो मिलेगा, और वो जल्दी मीटिंग हो जाएगी। नहीं तो इंसान अपने आप को बड़ा सोचने लगा था, हर चीज की दवाई है, हर चीज की दवाई है। भेज दिया ऊपर वाले ने एक ऐसा किया कि जिसकी दवाई किसी भी इंसान के हाथ में नहीं थी। मैं जब हॉस्पिटल में गया, मैं जब घर से निकला, बहुत पानी की किल्लत हुआ करती थी, खास करके ये प्रकाश कॉम्प्लेक्स, संतोष नगर और प्रकाश कॉम्प्लेक्स में बहुत किल्लत हुआ करती थी, शाहू नगर में भी हुआ करती थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पानी की किल्लत जितनी हुआ करती थी उतनी नहीं है। बराबर बोल रहा हूँ? बरोबर है? पाणी येतं की नाही? काय येतं? ठीक है, थँक्यू। म्हणजे पाण्याचा एक जो गहन प्रश्न होता, मोठा प्रश्न होता, वो हमने छुड़ा दिया। हमने 2009 में जो पहले रास्ते की थे, पहले किया था दाभोलकर का रास्ता, ये पहले ध्यान ही हमने बॉम्बे कॉलोनी में दिया था। तो दाभोलकर का रास्ता और ये रास्ता बनाया गया था।
उस वक्त हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि सीमेंट कैसा आना चाहिए, कौन कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, सीमेंट का क्या मटेरियल कौन सा चाहिए, कुछ मालूम नहीं था। बस रास्ता छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम बराबर नहीं किया। अब 13-14 साल हो गए हैं। अब दिन सभी चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। आने वाले 6-8 महीने में ये पूरा रास्ता दाभोलकर के से लेके ऊपर तक पूरा नया बनाया जाएगा। फिर से एक बार इसको नया किया जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा था चलते आते आते बहुत सारी जगहों पे पत्थर निकल चुके हैं, यानी ऊपर का सीमेंट गायब हो चुका है। तो जो और गलियों में आपको साफ सुथरी गली मिलती है, वैसी गली इधर नहीं है। वो बनाने के लिए पैसे लाने पड़ेंगे। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, और मैं जो भी कहता हूँ कह के दिखाया, करके दिखाया। जो बोला वो करके दिखाया, जो बोला नहीं वो मैं करता ही नहीं। तुम्हारा संतोष नगर का रास्ता ठीक है, अभी ज़्यादा उधर कुछ काम नहीं है, लेकिन ये जो मेन रोड है दाभोलकर से लेके ऐसा जाता है, वो पूरा नया बनाया जाएगा। खर्चे की कोई चिंता नहीं, हम करेंगे वो। लाइट की किल्लत खत्म हो गई है, 24 घंटे लाइट है घर पे। और मेरे ख्याल से गटर वाटर मीटर, ये नगर सेवकों के 3 काम हैं, वो सारे काम खत्म है। पीछे का रास्ता जो स्टेशन पे निकलता है संतोष नगर शाहू नगर से, वो भी गली अच्छी बन गई है। इधर से वही निकलता ना जो पीछे से शाहू नगर से, वो भी कंप्लीट हो गया, बन गया। आपके समझ में अगर कोई रास्ता आता है कि जिसका काम नहीं हुआ है, गली का काम नहीं हुआ है, तो आप अभी ये ऑफिस खुल गई है, यहाँ पे सिर्फ आपका एक खत भेज दीजिए, अपने आप तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। आने वाले 3 दिनों में आपका अगर रास्ता नहीं बनाया है, गली नहीं, रास्ता नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके घर के सामने की गली अगर नहीं बनी है तो इधर आके लिखवा के दे दो। इंशाल्लाह मेरे हाथ में रहा तो 15 दिन में आपकी गली बना के दे डालो। और तो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मार्केट इलाका है। एक यहाँ तबका ऐसा कहता है कि मार्केट जरा बाजू में कर दो। मार्केट बाजू में किया तो फिर लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारे साहब को गरीबों का पेट का ख्याल नहीं है। ऐसे कैंची में पकड़ा जाता हूँ मैं। पर मैं मार्केट वाले से इतना ही कहना चाहूँगा कि 1 लाइन 2 लाइन ठीक है यार, तीसरी लाइन चौथी लाइन कैसे चलेगी? और ये मैं नहीं कहता हूँ, इस पूरे एरिया की बच्चियाँ जो कॉलेज को जाती है, उन्होंने मुझे कहा है कि साहब बहुत तकलीफ होती है। और मेरी बहन जब कहती है, मेरी बेटी जब कहती है, वो सही कहती है, वो गलत नहीं बात है। आने वाले दिनों में मैं इन भाजी सब बेचने वालों को इकट्ठा करने वाला हूँ। मुझे सब मालूम है इसका हफ्ता कौन लेता है, ये गाड़ी वाले से पैसा कौन लेता है। इधर चलता है, नहीं इधर नहीं, स्टेशन के रोड पे हफ्ता चलता है। ये मच्छी वाले में भी हफ्ता चलता है, हालांकि मच्छी वाले अपन उठा दिए। इधर के मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो हफ्ता लेने वाले भी ये सोचे कि उनके कारण यहाँ की औरतों को बहुत तकलीफ होती है। दुकान के आगे एक गाड़ी मैं समझ सकता हूँ, दूसरी गाड़ी समझ सकता हूँ, लेकिन तीसरी और चौथी गाड़ी बनी तो गाड़ियाँ जाएगी कैसे, अंदर आदमी घुसेगा कैसे? पुलिस खड़े हैं, पुलिस ने अगर चाहा तो तीसरी और चौथी गाड़ी नहीं लग सकती है। आपका डंडा बहुत ताकत रखता है, और आपको कानूनन हक है कि
कि रास्ते पे लगाई हुई गाड़ी को 1200 रुपया दंड करना। मुझे आज भी याद है, सोंडे नाम का एक साहब हुआ करता था जिसको पूरा मुंबरा डरता था, अरुण सोंडे। वो शाम को अपनी लेके निकलता था और 20-40 जन को पकड़ के तो 1200 रुपया ठोक ही देता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास तीसरी लाइन लगाने। आज मैं पुलिस की भी तारीफ करूंगा। हाँ जो 1200 मांगो ना दादा, मैंने आज ही शुरू करो। कल किसने देखा है? आज, क्योंकि ये करना लोगों के लिए बहुत जरूरतमंद है। मैंने परसों कहा कि गुलाब मार्केट की जो गाड़ियां बढ़ी है उसके कारण पिछले 5 सालों में 12 मौतें हुई है, क्योंकि एम्बुलेंस ही जाने दिया। हमारा विरोध हॉकर्स को नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हॉकर्स को हटा डालो, उनका भी पेट है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा पैसा मिलना चाहिए। पर पैसे मिलाते आप रहने वालों को ही तकलीफ देने लगो तो फिर वो का क्या? और खास करके हफ्ता लेके जो गाड़ी लगाते उनको गाड़ी लगाने का भी हक नहीं है। अभी मैं पुलिस को कहने वाला हूं कि आप आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, हम लोग नहीं। पुलिस आइडेंटिटी कार्ड दे हॉकर्स को, पहचान के कि उसका गली नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, हम आपको कार्ड बना के दे देंगे। और उसी आदमी को गाड़ी लगाने देना जो पुलिस ने मंजूर की है। जो पुलिस अगर मंजूर करती है तो उसको गाड़ी लगाने का अधिकार मिलता है। अरे भाई पेशेंट को पहले जाने दो। आप लोग रास्ता दो, इस गाड़ी में कोई पेशेंट है उनको प्लीज निकलने का मौका दो। जो भी पार्टी के लोग हैं वो भी ध्यान दें, उस गाड़ी को पहले पार्क कराएं, बाहर निकालें। बाइक को साइड में लो, बाइक को साइड में लो। रास्ता दे प्लीज, आगे रास्ता दे। इस कार में कोई पेशेंट है। बहुत जोर की अभी मच्छी लगती है। नाही पण ते मच्छीवाले बंद आहे, ब्रिज खाली गेले। म्हणजे ब्रिजचं जे आपण मच्छी मार्केट बनवलेलं तिथे म्हणजे मावशी खुश आहे। एक मावशी माझं जाम डोकं काढते। हाँ तो वैसे इस शहर में शांति है, अमन है, चाहे वो शाही नगर हो, संतोष नगर हो, प्रकाश कॉम्प्लेक्स हो, पीछे का इलाका हो, बॉम्बे कॉलोनी हो, कहीं पे कभी मैंने विवाद पिछले 15 सालों में नहीं देखा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक रह के एक होके रहते, ये बहुत अच्छी बात है। ही आपली संस्कृती आहे की माणूस म्हणून माणसाने माणसाला त्रास देऊ नये, त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे, आपल्याचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार त्याला नाही। जियो और जीने दो। आजकल ये हिजाब बहुत चल रहा है ना, कोई चिंता मत करो। और ये चलेगा, आज तारीख क्या है? 20 है, यानी 17 दिन और है। 17 दिन, 17 दिन के बाद हिसाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा। ये सब जो किया जा रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव है। हिंदू मुसलमान की एकता कैसी बिगड़ाई जाए। यहां से उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग कितने हैं? आपको नहीं पूछा। हाथ ऊपर कीजिए, उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग बहुत हैं। आप अगर जा नहीं सकते तो कम से कम वहां संदेशा पहुंचाओ कि अक़लियत में
वोटों का बंटवारा करने जो पहुंचे हैं उनको हटा करके उसको साइकिल पे बिठा दो सबको, बस। और यह संदेशा भेजो, मैं राष्ट्रवादी पार्टी के घड़ियाल पे हूं, लेकिन मेरा वहां अखिलेश यादव से दोस्ती भी है और हम उनके साथ भी है। मैं खुद वहां जाने वाला हूं 3 दिन के लिए, वहां गठबंधन है हमारा। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आने वाले भविष्य की राजनीति तय कर देगा। ये जो इस देश में हो रहा है, करने का कुछ नहीं, लेकिन एक 8 दिन के बाद हिंदू मुसलमान की पूरी छोड़ देने की क्या तकलीफ थी हिजाब से। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि यही लोग थे जिसका प्रमुख प्रमोद मुतालिक नाम का आदमी है कर्नाटका में, जिसने हमारे हिंदू बहनों को जीन्स टी शर्ट और शॉर्टकट पहनी हुई थी, पब में गई थी, उनको बाहर निकाल के बाल पकड़ के मारा था। तब भी मैंने आवाज उठाया था। मैं ये नहीं है कि हिजाब के लिए आवाज उठा रहा हूं, कहीं भी अत्याचार और अन्याय हो, किसी के खिलाफ हो, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा चाहे मौत आ जाए। मैंने तो पहली बार भारत में मैंने आवाज उठाया था। हिजाब में भी अगर मैं बढ़ाई नहीं मार रहा हूं, लेकिन हिजाब का भी पहला आवाज भारत में मैंने उठाया था, क्योंकि जहां दर्द है, जहां दुख दिया जाता है और आदमी बोल नहीं सकता है, वहां तुम्हारे से आवाज निकलनी चाहिए। तुम उनकी आवाज बन जाओ, तब ऊपर वाला सुनेगा। जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गंदा हो रहा है। किसी को अभी मैंने बीच में कहा था, क्रिश्चियन लोग, आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सुनो, उत्तर भारत के क्रिश्चियन लोगों के ईसाई खाना, उसको क्या बोलते हैं, चर्च, मुसलमानों में क्या बोलते हैं उसको, चर्च के बाहर गिरजाघर 24 तारीख को रात को उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना होती है, समझो, नमाज।